हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो बेटा आज हम लोग शुरू करने वाले हैं स्केलर एंड वेक्टर। हम समझने वाले हैं आज बेटा कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी फिजिक्स पढ़ने के लिए। क्लियर क्या बेटा? इस चैप्टर की जरूरत क्यों है, इसको हमें समझना क्यों है, ये सारी चीज़ों पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। बस सिंपल से इंट्रोडक्शन पे आज बात करूंगा, ठीक है ना? ज़्यादा पढ़ाऊंगा नहीं आज, बस इंट्रोडक्शन पे बात करूंगा और ये कोशिश करूंगा समझाने के लिए कि वाई वी नीड वेक्टर। ठीक है ना बेटा? हमें ये चीज समझना है आज, ठीक है? तो हम वेक्टर में क्या क्या पढ़ने वाले, इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले, रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ने वाले, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ने वाले, वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़ने वाले, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ने वाले। ठीक है बेटा? पहले समझते हैं कि वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है ना बेटा? तो सबसे पहले जब हम चैप्टर शुरू किए थे यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है ना, या आपने जब भी पढ़ा होगा यूनिट एंड मेजरमेंट, तो सबसे पहले फिजिक्स में जो क्वांटिटी की जरूरत होती है वो है बेटा फिजिकल क्वांटिटी। कौन है? फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी हम किसको बोलते हैं बेटा? जो मेजरेबल हो। तो जो भी मेजरेबल क्वांटिटी है, जो भी क्या है बच्चों, मेजरेबल क्वांटिटी है, इसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में है क्या? इस फिजिकल क्वांटिटी का डिवीजन हुआ। इस फिजिकल क्वांटिटी का क्या हुआ बेटा? डिवीजन हुआ। सबसे पहले अगर ध्यान पे अगर आपको बात हो तो सबसे पहले हमने इसका डिवीजन किया। ठीक है? सबसे पहले हमने इसका क्या किया बेटा? डिवीजन किया। ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। तो अगर आपको याद हो तो डिपेंडेंसी के हिसाब से इसका डिवीजन हुआ, और डिपेंडेंसी के हिसाब से जो डिवीजन हुआ बेटा, उसमें पहला था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो कि कितने होते हैं? 7। यूनिट एंड मेजरमेंट में हमने पढ़ा था। ठीक। दूसरा बेटा आपका सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, जो कि 2 थे, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। और ये वो 2 क्वांटिटी हैं जिनके पास क्या है बेटा? यूनिट बट डायमेंशन नहीं है। तीसरा था आपका ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, इसका तो कोई काउंटिंग ही नहीं है। ठीक है? तो हमने ये डिवाइड किया डिपेंडेंसी के हिसाब से। और उसी टाइम आपको हमने ये भी बताया था कि बेटा ऐसे ही ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन हम फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। पहला आपका स्केलर और दूसरा आपका वेक्टर्स। सही है? अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक सर, इसकी जरूरत क्यों पड़ी स्केलर एंड वेक्टर की? हम पूरा के पूरा जो फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें क्वांटिटी को मेजर करना है, तो हम कर लेंगे मेजर ना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, सुनना ध्यान से। ठीक, ध्यान से सुनना। मैं कोशिश कर रहा हूं एक एग्जाम्पल से चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर तुम्हें मजा आए, ठीक है ना, समझ आए, तो आगे चैप्टर आसान जाएगा। ठीक है? मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं आपके ही जिंदगी का। ठीक है ना? जैसे आप मान लो आप हो, ठीक है, आप कहीं पर हो, ठीक, किसी से बात कर रहे हो। ठीक है? किसी से क्या कर रहे हो बच्चा? बात कर रहे हो। ठीक, सही है। मान लो कि ये मोनू है और ये सोनू है। ठीक है? ये मोनू सोनू बात कर रहे हैं, ठीक है ना, दोनों स्ट्रेंजर है, एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो जब मोनू इससे पूछता है सोनू से कि तुम्हारा घर जाने का कितना समय लगता है, हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम टू रीच योर होम। सही है? ठीक है ना? अगर तुम्हारे घर जाने में कितना समय लगता है, कौन पूछा? मोनू ने पूछा। किससे बेटा? सोनू से। कितना समय लगता है? और इसने बोला कि मान लो 30 मिनट लगता है। क्या लगता है? 30 मिनट। क्लियर है? अब ये नहीं बताएगा कि हमारे घर जाने में 30 मिनट ईस्ट में लगता है, 30 मिनट लगता है। मतलब आपको मोनू को समझ आ गया कि 30 मिनट लगता है। मतलब समय एक ऐसा चीज है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। सही है? तो 30 मिनट लगता है। ठीक, फिर पूछा उसने कि वहां से मॉल कितना दूर है, तो उसने बोला कि वहां से 20 मिनट लगता है। मतलब यहां से घर जाके मॉल जाने में कितना मिनट लगेगा? 50 मिनट। बिल्कुल ही प्यार से समझ आ गया कि 50 मिनट। ठीक है? ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन इसने पूछा कि तुम्हारा घर किधर है, ठीक है ना, तो इसको बताना पड़ेगा कि भैया हमारा घर 10 किलोमीटर किधर है। यहाँ से ईस्ट में जाओगे तो मिलेगा, कि वेस्ट में जाओगे तो मिलेगा, कि नॉर्थ में जाओगे तो मिलेगा।
तो उसको डायरेक्शन बताना पड़ेगा, तभी तो घर जाएगा। इसको पता चल गया कि उसके घर जाने में कितना मिनट लगेगा, 30 मिनट, बट उसके घर जाने के लिए डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो यहाँ इंफॉर्मेशन इसने दो दिया, एक टाइम का और एक डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट जब करना है किसको, आपको मोनू को सोनू के घर जाने के लिए, तो सोनू को इंफॉर्मेशन के नाम पे डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों बताना पड़ेगा, कितना किलोमीटर इस डायरेक्शन में, तो उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो जब आप मेजर कोई चीज करते हो तो आपको इंफॉर्मेशन में अगर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से काम चले जाएगा तो आप उसको बोलोगे स्केलर क्वांटिटी है, बट न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस डायरेक्शन प्लस वेक्टर लो चाहिए, तीन कंडीशन होगा तब उसको हम बोलेंगे वेक्टर। तो जरूरत इसलिए पड़ी कि जब हम मेजर करना शुरू करेंगे फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी को, तो कुछ क्वांटिटी विदाउट डायरेक्शन आएगी और कुछ क्वांटिटी विद डायरेक्शन आएगी, और जो विदाउट डायरेक्शन आएगी वहां टेंशन ही नहीं है, बट विद डायरेक्शन आएगी उनके साथ एक दिक्कत है। जो विद डायरेक्शन आती है ना, वो बोलती है हम तुम्हारा सिंपल अलजेब्रा नहीं मानेंगे, मतलब तुम मेरे को 2+2 4 नहीं कर सकते हो। जैसे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना बेटा, समझा देंगे आगे चैप्टर पढ़ लेंगे, बट फील आना चाहिए कि पढ़ क्यों रहे। तो अगर मान लो कि हमने एक ब्लॉक पे इधर फोर्स लगाया 10 न्यूटन और इधर 10 न्यूटन, तो इस पे तुम नहीं बोल सकते हो कि नेट फोर्स 20 न्यूटन लग रहा है, ये नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि फोर्स क्या है बेटा, आपका वेक्टर क्वांटिटी है, और ये सिंपल अलजेब्रा नहीं मानता, इसके लिए अलग सा लॉ है। तो डेट्स वाई अगर हमें वेक्टर का लॉ ही नहीं पता होगा तो आगे हम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कैसे करेंगे जो डायरेक्शन के साथ आएगी। तो इसलिए इस चैप्टर की जरूरत पड़ी। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियरिटी आई होगी। ठीक, और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले आप समझिए कि स्केलर क्वांटिटी क्या है। तो स्केलर क्वांटिटी वो है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो ये फिजिकल क्वांटिटी विथ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। मतलब उसके एग्जाम्पल कौन से हो गए, मास, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, एनर्जी, पावर, इटीसी। अब इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। हमने पूछा कि तुम्हारे पास कितनी एनर्जी है, तो तुम्हारे पास एनर्जी अगर 10 जूल है तो तुम ये नहीं बताओ कि 10 जूल नॉर्थ में है, तो बस हमारा काम बन जाएगा खाली न्यूमेरिकल वैल्यू से। तो इसीलिए लिखे हैं कि सच फिजिकल क्वांटिटी, सच फिजिकल क्वांटिटी मतलब किसकी बात हो रही है बेटा, स्केलर की, कैन बी डिस्क्राइब जस्ट बाय देयर न्यूमेरिकल वैल्यू। तो कोई स्केलर क्वांटिटी है ना, जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। अब सीधे हम बोल देगा मोनू कि 15 किलोमीटर दूर है हमारा घर, ठीक है ना, डायरेक्शन नहीं तो उसको समझ है, अब रास्ता नहीं पता चला, बट ये तो पता चला कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो जब भी आप स्केलर क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन दोगे, जब भी मेजर करोगे स्केलर क्वांटिटी, तो देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्ट बताइए, ठीक है। जैसे कोई पूछे तुम्हारा मास क्या है, तो भाई 60 kg है, 70 kg है, ठीक है ना, तो 80 kg है, तो आपको यहाँ डायरेक्शन नहीं बताना है कि मेरा मास तो 80 kg ईस्ट में है, कोई मीनिंगलेस है। तो स्केलर क्वांटिटी वो है जिसके पास क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की कोई चिंता नहीं है। ठीक, तो स्केलर क्वांटिटी को खाली उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बता दो, हम लोग खुश हो जाएंगे, ठीक है, फिजिक्स भी हैप्पी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद एक और चीज की जो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना बेटा, जो स्केलर क्वांटिटी है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, सही है। एग्जाम्पल, जैसे किसी के पास 10 जूल एनर्जी है, -10 जूल भी हो सकता है, आगे फिजिक्स में सीखोगे, क्लियर है बेटा। तो पॉजिटिव एंड निगेटिव भी हो सकता है। द एडिशन ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी फॉलोज द सिंपल रूल्स ऑफ एलजेब्रा, जो आप पढ़े हो। जैसे कि सिंपल एग्जाम्पल है कि एक आदमी है जिसका मास M1 10 kg है, थोड़ा आदमी गलत हो गया, 10 kg का आदमी क्या होगा, 50 kg है, और एक आदमी है जो 60 kg है, तो इन दोनों का मिला के टोटल मास क्या होगा, तो आप डायरेक्ट ऐड कर दोगे, क्या ऐड कर दोगे, M1 प्लस M2 मतलब 50 प्लस 60 110 kg, ठीक है। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी आप डायरेक्ट ऐड कर दोगे, इसमें कोई बीमारी वाली दिक्कत ही नहीं है, कोई दिमाग नहीं है। स्केलर क्वांटिटी बहुत प्यारा है, हम भैया जो बचपन से 10वीं तक पढ़े के आए ना मैथ, वो मानता है स्केलर क्वांटिटी। ऐसे ही जैसे एनर्जी है, कोई बोला कि एक के पास एनर्जी 10 जूल है, एक के पास एनर्जी -2 जूल है, बताओ दोनों का एनर्जी मिला के टोटल क्या होगा, तो सीधे 8 - 2 कितना हो जाएगा बेटा, सॉरी 10 - 2 कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए 8 जूल। तो जो स्केलर क्वांटिटी है ना वो सिंपल अलजेब्रा मानता है, जो हम लोग पढ़े हैं, सही है। तो बेटा बट वेक्टर के साथ ऐसा नहीं है, वेक्टर नहीं मानता। तो इस चैप्टर में आगे देख लो, ये सब एग्जांपल्स हो गए, तो ये तुम्हारा स्केलर हो गया, तो जिसके पास मैग्नीट्यूड है उसको स्केलर बोलते हैं, क्लियर है।
तो वेक्टर ऐसा क्वांटिटी है जो सिंपल अलजेब्रा नहीं मानता। मतलब वो बोलता हम 5 5 10 नहीं होंगे, तो भैया 5 5 क्या होंगे, वही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो वी कैन नॉट ऐड वेक्टर क्वांटिटी बाय सिंपल अलजेब्रा। तो यहां कोई और लॉ होगी, मतलब एडिशन अगर वेक्टर का करना है तो उसके लिए हमें लॉ सीखना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन के लिए लॉ सीखना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन के लिए लॉ सीखना पड़ेगा। तो इस चैप्टर का मेन उद्देश्य यही है कि तुम बचपन से खाली स्केलर क्वांटिटी को जोड़ना घटाना और मल्टीप्लाई करना सीखे हो। बट ये चैप्टर के बाद जब वेक्टर आप पढ़ लोगे तो आप जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है जो सिंपल अलजेब्रा नहीं मानती है, जिनके पास डायरेक्शन है, उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सीख लोगे। क्लियर है? तो इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा वेक्टर के बारे में जान लेते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है। वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसके पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ओबेइंग लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। तीन चीज होना चाहिए। वेक्टर हम उसको बोलते हैं जिसके पास पहला चीज क्या होना चाहिए बेटा, क्या होना चाहिए, वेक्टर हम उसको बोलते हैं जिसके पास क्या होना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। वेक्टर हम उसको बोलते हैं जिसके पास क्या होना चाहिए, आपका पहला चीज होना चाहिए मैग्नीट्यूड, ये मस्ट है, दूसरा चीज डायरेक्शन, और तीसरा चीज इसको लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी मानना पड़ेगा। ठीक है, तीनों होना चाहिए, ठीक है ना, दो नहीं, तो उसको हम बोलते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है। कौन सी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर है। तो एग्जांपल कौन है, डिस्प्लेसमेंट। जब भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसका डायरेक्शन होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, है कि नहीं बेटा। ऐसे ही वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, इंपल्स, वेट, थ्रस्ट, ठीक है बेटा। उसके बाद टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल, ईटीसी। तो बहुत सारा चीज क्या होगा बेटा, वेक्टर होगा। अब बच्चों का डाउट आएगा सर हमें कैसे पता चलेगा कि स्केलर है कि वेक्टर है। तो बेटा जितना भी 11th 12th के आप फिजिक्स पढ़ोगे, ये शुरू में चैप्टर क्यों आता है, फिजिक्स पढ़ने से पहले ये चैप्टर क्यों आते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट एंड वेक्टर। इसका कारण ये है कि अभी तुम्हें बताया जाए वेक्टर का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिवीजन नहीं, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो जैसे जैसे चैप्टर हम आगे आपको पढ़ाएंगे, काइनेमेटिक्स आएगा, एनएलएम आएगा, वर्क पर एनर्जी आएगा, सर्कुलर मोशन आएगा, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी आएगी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, या उसके बारे में बताया जाएगा कि ये देखो बेटा बिना डायरेक्शन का काम नहीं चलेगा, तो ये स्केलर है कि वेक्टर है। तो आगे जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ते जाओगे आपको सारा नॉलेज बढ़ते जाएगा, और पूरा 11th 12th का फिजिक्स पढ़ने के बाद आपको सारे क्वांटिटी के बारे में पता चल जाएगा कि स्केलर है कि वेक्टर है। और जैसे ही पता चल जाएगा कि वेक्टर है तो आप सिंपल अलजेब्रा से उसको ऐड नहीं करोगे, उसी के लिए तो इस चैप्टर में हमको लॉ सिखाने वाले हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर कि फिजिकल क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, देन it does not always imply कि that t is a vector quantity। मतलब किसी के पास अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है तो ये डिफिनीशन ही गलत है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होने के कारण किसी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं, ये गलत है। क्यों गलत है आपको मैं समझाता हूं, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि फॉर इट टू बी वेक्टर थर्ड कंडीशन ओबेइंग लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा हैज टू बी सेटिस्फाइड। मैं पहले ही बोला हूं कि कोई वेक्टर अगर है तो बेटा कम से कम ये तीनों कंडीशन क्या होना चाहिए बेटा, सेटिस्फाइड होना चाहिए। आपको मैं समझाता हूं कि ऐसा क्यों नहीं है। कि मान लो कि एक सर्किट है, क्या है बेटा, एक सर्किट है। अब इस सर्किट में करंट इधर जा रहा है 2 एम्पियर, तो इस करंट के पास डायरेक्शन है, करंट के पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है, बट ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, जनरली लोग बोल देते हैं कि ये टेंसर है, ठीक है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि इसको हम टेंसर बोलते हैं, बट अपने सिलेबस में टेंसर है ही नहीं। तो अपने सिलेबस में टेंसर नहीं है, ठीक है ना, ना जेई मेन में, ना नीट में, ना एडवांस में, तो हम टेंसर की बात ही नहीं करेंगे, हमें स्टाइल मारना ही नहीं है। सही है, अपने केस में दो ही क्वांटिटी है, या तो स्केलर या तो वेक्टर। कुछ लोग बोल देते हैं टेंसर, क्लियर है, तो हम बात उस पर नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस में नहीं है, आपके ऊपर हम बर्डन नहीं डालेंगे। तो बेटा जैसे एक एग्जांपल लेता हूं कि इधर से करंट आया 3 एम्पियर और इधर से करंट आया 4 एम्पियर। तो हम लोग पढ़े हैं थोड़ा बहुत बचपन में केसीएल, किरचॉफ लॉ। तो इधर जो करंट आएगा क्या आएगा, 7 एम्पियर आएगा। मतलब ये करंट का जो एडिशन हुआ वो कैसे हुआ, सिंपल अलजेब्रा से हुआ, मतलब ये सिंपली ऐड हो गया। तो ये डायरेक्शन तो है इसके पास, मैग्नीट्यूड भी है, बट ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं मान रहा है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं है।
तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी भी क्या हो सकती है बेटा, आपका पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। क्लियर है, कोई भी क्वांटिटी जीरो हो सकती है। सही है, तो हमें यहां से ज्ञात हुआ कि स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है। और वेक्टर सिंपल एडिशन, मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं मानता, इसीलिए चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्लियर है क्या बच्चों? इसके बाद छोटे से दो सवाल देख लेते हैं। यहां पर सवाल क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, तो स्केलर क्वांटिटी कौन है? तो स्केलर क्वांटिटी एक्सेलरेशन कैसा है बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। सर ये हमें फील नहीं है कि क्यों वेक्टर है, क्योंकि जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे तो बताना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन इधर है, मतलब इधर स्पीड चेंज करेगा। ठीक, तो ये तुम्हारा वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी एग्जांपल में आपको बताया मैं कि ये क्या है बेटा, वेक्टर है। अब ये शुरुआत में चैप्टर बच्चों को फील ही नहीं आता है, क्योंकि ये आगे जैसे जैसे चैप्टर सीखोगे आपको समझ आते थे कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। वर्क, वर्क एक्चुअली में एनर्जी को ही बोलते हैं, मतलब टेक्निकली वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है। तो ये जो है एनर्जी क्या है बेटा, स्केलर है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता ही कि क्या है बच्चों, वेक्टर है। तो आंसर जो आ गया क्या आ गया बेटा, थर्ड, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं एक और छोटा सा। ठीक है, इसमें बोला गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है ना बेटा, तो यहां पर स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट इज कंजर्व इन द प्रोसेस, तो ये सही है कि गलत है? अब ये समझना है कि गलत क्यों है। ठीक है ना बेटा, गलत तो है। एक आदमी है, मैं एक ही एग्जांपल लूंगा। ठीक है, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, क्या कुछ देर बाद इसका स्पीड कुछ भी हो सकता है, चेंज होकर मान लो 20 हो गया। और स्पीड जो है बेटा वो कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। स्पीड जो है कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। अब मेरा बात समझिए कि ये बोल रहे हैं कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी क्या होता है बेटा, कंजर्व होता है। ये तो गलत है, कंजर्व मतलब कांस्टेंट होता है, सेम होता है। तो यहां तो स्पीड 10 था, यहां स्पीड 20 है, मतलब कंजर्व तो नहीं हुआ। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा, गलत। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी दैट वन दैट कैन नेवर टेक निगेटिव वैल्यू, गलत बात है। अभी अभी हमने बताया था कि एनर्जी हो सकता है -10 जूल। सही बेटा, आप केमिस्ट्री में भी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो, तो स्टेबल जब होता है बॉन्डिंग बॉन्ड तब भी निगेटिव एनर्जी होती है। तो बहुत सारी चीजें एनर्जी निगेटिव होगी जो कि स्केलर क्वांटिटी है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड क्या बोल रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी वन दैट डज नॉट वेरी, ठीक, वेरी नहीं करता है। बताओ यहाँ स्पीड 10 से क्या हो गया 20, तो स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है, वेरी किया कि नहीं किया, मतलब ये भी क्या है बेटा, गलत है। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है बेटा कि स्केलर क्वांटिटी है द सेम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वर विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। ठीक, तो एक्सिस से डिपेंड नहीं करता है। जैसे तुम मान लो कि ओरिजिन पे खड़े हो, ठीक है भाई साहब, तुम कहाँ खड़े हो, ओरिजिन पे खड़े हो। ठीक है, और एक आदमी यहां जाके तुमसे पूछे तुम्हारा मास क्या है, तुमने बोला कि मेरा मास 60 kg है। अब ये इस एक्सिस पे जाके पूछे तेरा मास क्या है, तो तुमने बोला कि 60 kg है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी को कोई ओरिएंटेशन से लेना देना नहीं है। मतलब ये वाला बेटा क्या है आपका, सही स्टेटमेंट है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो स्केलर की कहानी खत्म, स्केलर सिंपल अलजेब्रा मानता है, खत्म। अब सारा कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा, वेक्टर। अब वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और लॉ मानती है वेक्टर एडिशन की। तो हमने क्या किया कि भैया वेक्टर तो समझ गए, ठीक, तो इसके पास डायरेक्शन है, तो हमने सोचा कि क्यों ना किसी चीज से इसको रिप्रेजेंट किया जाए। तो हमने यहां पर एक कॉन्सेप्ट लाया बेटा जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक, अब बच्चा समझ लेता है कि रिप्रेजेंटेशन मतलब वेक्टर ऐसा ही होता है। बेटा जैसे हम इंसान है, बट हमारा नाम रोहित है, तुम्हारा नाम कुछ और होगा, तो हमें रिप्रेजेंट क्या करते हैं, मेरे को रिप्रेजेंट, मेरे बॉडी को रिप्रेजेंट क्या करता है कि ये रोहित है। सही है, वैसे ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा हमने बोला जो वेक्टर है, तो वेक्टर को हमने क्या से रिप्रेजेंट करना शुरू किया, एन एरो। कैसे शुरू किया बेटा, एन एरो। तो भैया एक एरो से ऐसे वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, समझिएगा, एरो से वेक्टर क्वांटिटी को क्या किया गया बेटा, रिप्रेजेंट किया गया। अब मेरा बात ध्यान से समझिएगा। ठीक, इसको हम बोलते हैं बेटा टेल, स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं या स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। सही है, सुनते जाइएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं टेल। इस जहां पर एरो का ये लगा हुआ है इसको बोलते हैं हेड, और इसको बेटा हम लोग फाइनल पॉइंट भी बोलते हैं, कभी कभी इसको टर्मिनेटिंग पॉइंट भी बोलते हैं। सही है, तो ये जो इसको कभी कभी हम लोग हेड जो है ना, ये दिखलाता है डायरेक्शन, कि डायरेक्शन किधर है। ठीक है,
आपने देखा होगा रोड पे ऐसे लगता है, तो ये क्या दिखलाता है? डायरेक्शन। क्योंकि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो अगर ऐसी है मतलब इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन ऐसी है, सही बेटा। और जो इसका लेंथ है, ये जो इसका, ठीक है बेटा, ये जो इसका क्या बोलूं मैं, लेंथ है यहां से यहां तक की, ठीक है ना, ऐसे बोलता हूं यार, क्यों परेशान करना है। ये जो इसका लेंथ है, ठीक है ना, ये लेंथ है, ये बताता है मैग्नीट्यूड। सही है, क्या बताता है बेटा? मैग्नीट्यूड। क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। तो ऐसे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल से समझिए, ठीक है ना, कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने बोला 10 न्यूटन इन ईस्ट। सही बेटा, 10 न्यूटन इन ईस्ट। तो इसको हम एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे? ऐसे, ईस्ट में 10 न्यूटन है, इसमें क्या है बेटा? 10 न्यूटन। तो इसका लेंथ 10 न्यूटन है, डायरेक्शन इधर है। तो एक वेक्टर क्वांटिटी को हम एरो से क्या करेंगे बेटा? रिप्रेजेंट करेंगे विद डायरेक्शन। ठीक। अगर किसी ने इसी में बोल दिया कि फोर्स इक्वल टू 20 न्यूटन इन ईस्ट, तो एरो इधर ही बनेगा, एरो इधर ही बनेगा, ठीक। लेकिन उसका लेंथ क्या होगा बेटा? ऊपर वाले से डबल, मतलब इसका लेंथ ज्यादा है। इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन क्या है? सेम है, बट इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसलिए इसका लेंथ ज्यादा है। सही है क्या बच्चों? तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को एन एरो से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन एरो से। और सुनिए छोटी छोटी बातें, ठीक। अच्छा, इसको अल्फाबेटिकली हम ऐसे, अगर कोई बोले वेक्टर ए, ठीक है ना बेटा, कोई वेक्टर ए, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेटिकली ऐसे। ए के ऊपर क्या देते हैं बेटा? एरो। इसको हम पढ़ेंगे वेक्टर ए, और ये एरो डायरेक्शन नहीं दिखलाता है, कोई लेना देना नहीं है डायरेक्शन से, लेना देना नहीं है डायरेक्शन से। ये डायरेक्शन नहीं दिखलाता है, बच्चे समझ लेंगे ये डायरेक्शन दिखलाता है। ये बता रहा है कि ए वेक्टर है, वेक्टर है मतलब एरो ऊपर लगा है मतलब वेक्टर है। सही बेटा, सही है। तो ये, या अच्छे बुक में जनरली कभी कभी इसको बोल्ड ए से भी दिखा देंगे, बोल्ड ए ऐसे, इसको भी बोल देते हैं कि वो वेक्टर है, जनरली आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो बोल्ड ए से या ए से क्या दिखलाते हैं बेटा? वेक्टर है। सही है। तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक। एक और चीज हमें समझना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या लिखेंगे। अगर तुमसे कोई बोले मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, सही है बेटा, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, मॉड से, मॉड से। क्लियर किया बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को क्या लिखते हैं? मॉड से, या सिंपली ए लिख देंगे, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये ऐसा लिखा हुआ आएगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या शो हो रहा है, ठीक है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, उसका टेल स्टार्टिंग पॉइंट दिखलाता है, ठीक है, हेड आपका डायरेक्शन दिखलाता है, लेंथ मैग्नीट्यूड दिखलाता है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं बेटा? डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहां से हमें क्या समझ आया कि कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं, ठीक है ना, ज्यादा नहीं टाइम लूंगा, बस 2 मिनट, ठीक है ना। मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी ने बोला कि ये मैन इज रनिंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, इन ईस्ट डायरेक्शन। सही है। देन रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ मैन। समझिएगा, ठीक है ना। एक ऐसा ही एग्जांपल लिए जिसमें एक आदमी है जो कि क्या कर रहा है बेटा? 10 मीटर पर सेकंड से किधर जा रहा है? ईस्ट में। तो हम डायरेक्ट उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, कि उसकी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड इन इन क्या बेटा? ईस्ट। ये लिख सकते हैं, अरे सही है ना, ये लिख सकते हैं, ठीक है। या हम डायरेक्टली ऐसे दिखा सकते हैं, दिस इज द एरो। अगर इसको मैं ओरिजिन मान लूं, ठीक है, वाई और एक्स, तो हम बोल सकते हैं कि ये 10 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। सही है क्या?
तो इसका बहुत फायदा होगा, ठीक है ना, बहुत ही फायदा होगा आगे, ठीक है। तो अभी हमें ये समझ में आ गया कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं क्या से बेटा, क्या से, एन एरो से। जैसे एक और एग्जांपल छोटा सा लेता हूं, किसी ने बोला फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन एट 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, ठीक है, कुछ नहीं बोला तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है बेटा। तो हमें ऐसे समझना होगा कि पहले तो ओरिजिन बना लेते हैं ऐसा, ये एक्स और ये वाई। ये चूंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी कितना न्यूटन है 10, तो इसको एरो से डिनोट करेंगे और किधर है 45 डिग्री पे विथ एक्स एक्सिस, मतलब ये वाला वेक्टर होगा, ये 10 न्यूटन है और ये एंगल कितना बनाएगा 45 डिग्री। क्लियर है क्या बच्चों, क्लियर है क्या। तो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से। अब वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना बेटा, जो कि मैं आज नहीं शुरू करने वाला हूं, बस मैं नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करूंगा। आज बस इंट्रोडक्शन लेने वाला था, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं शुरू करूंगा तो टाइप्स ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ये सारी चीज को हम लोग क्या करेंगे बेटा, कंप्लीट करेंगे। आज मैं बस इतना ही आपको पढ़ाना चाहता था, ठीक है ना। पहला चीज समझाना चाहता था कि एक्चुअली वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है ना, और वेक्टर क्यों आया। तो आई होप आपको हमने बहुत चीजें समझाई है, आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। क्लियर है क्या बेटा, अच्छे से समझा होगा, ठीक है ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या हो गया, वेक्टर हो गया। पहला बात ये दिमाग में बैठा रहे कि चैप्टर पढ़ क्यों रहे। ये चैप्टर वेक्टर इसलिए पढ़ रहे हैं कि वेक्टर में हम लोग सिंपल अलजेब्रा को अप्लाई नहीं कर सकते, और वेक्टर जो है बेटा वो सिंपल एडिशन जो हम पढ़े हैं पहली से 10वीं तक ये नहीं मानता। इसके एडिशन अलग से होगा, इसका सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन अलग से होगा। तो इस चैप्टर का उद्देश्य हमारा मेन यही है कि हम वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, ये चीज़ों को हम लोग को क्या करना है बेटा, सीखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर और भी सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, ठीक है बेटा। पीछे के चैप्टर का अच्छे से रिवाइज करते रहें अगर आप कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि रिवीजन विल डिसाइड योर रैंक, ठीक है ना बेटा। पढ़ने के लिए बच्चे बहुत पढ़ते हैं, रिवीजन और प्रैक्टिस जो है ना घर पे, याद रखना कितना भी आप लेक्चर देख लोगे वो काम नहीं आएगा जब तक कि आप घर पे क्या नहीं कर रहे हो बेटा, खूब सारा रेफरेंस बुक और प्रैक्टिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज का छोटा लेक्चर, ठीक है ना, बट काम का है कि हमारे दिमाग में ये बैठ गया कि एक्चुअली में हम वेक्टर की पढ़ाई क्यों करते हैं। आज के लिए बस इतना ही बेटा, धन्यवाद।